ओडिशा के बजट 2023-24 फरवरी 24 में पारित हो गया। उसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। क्यों हुआ, कैसा हुआ, किस किस क्षेत्रों में कितना कितना फंड्स दिया गया, क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या कुछ होने वाला है या फिर और क्या हो सकता था। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन से सबके लिए काम आ सकता है। आप लोग देख लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमेश चंद्र साहू में आप सबका स्वागत है। इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का चर्चा बजट, उड़ीसा का बजट 2023-24 के ऊपर। ओडिशा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी, उन्होंने बजट प्रेजेंटेशंस किया। तो इस बजट प्रिपेयर करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने पिछले 3 महीने में लोगों को सजेशंस मांगा था। सजेशंस के हिसाब से क्या है कि 2400 सजेशंस उन लोगों के पास आई थी। उन्होंने कुछ सजेशंस को लिया और उन्होंने पहले कोट किया। बजट का मैं हाइलाइट्स मेरे पास है, आप लोग देख पा रहे होंगे। नवीन पटनायक जी क्या बोल रहे हैं? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. No household, no society, no state, and no country has ever moved forward without empowering its women. मतलब सशक्तिकरण, महिला की सशक्तिकरण मेरी हार्ट के अंदर है, दिल के अंदर है। और कोई भी समाज, देश या फिर राज्य इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या महिला कितने सुरक्षित है उड़ीसा में? अगर हमने महिला का सशक्तिकरण, सामाजिक, राजनीतिक और अर्थनैतिक दिग के ऊपर फोकस करेंगे तो उनका परिवर्तन कितना हुआ है? क्या उड़ीसा में पैट्रियार्की घट गई है? क्या उनको सही तरफ से लोन मिल रहा है? जो मिशन शक्ति के बारे में उनका जो फंडिंग्स हो रहा है प्रॉपरली यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं, ये सब हम चर्चा करेंगे जब ह्यूमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ऑलमोस्ट 130 करोड़ का बजट पारित हुआ, जो शायद 2001-2 में 3600 करोड़ का बजट था। लगभग काफ़ी चेंजेस हुआ है, होना भी चाहिए। लेकिन आप तमिलनाडु को देखेंगे, आंध्रा को देखेंगे, तेलंगाना को देखेंगे तो उनका बजट काफ़ी चेंजेस हुआ है। उन दिनों में काफ़ी चेंजेस हुआ है। तो उस हिसाब से भी ये ठीक नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि हमने इस बजट का नाम रखा है न्यू ओडिशा, एम्पावरमेंट ऑफ ओडिशा। एक नया ओडिशा जिसको हम बोलेंगे कि सशक्त ओडिशा। 2023-24 का आप लोगों को पता है कि हमारा ग्रोथ रेट 6.8% होने वाला है 23-24 का, और उसका पिछले साल से 1% घट, 1.7% घट जाएगा। ये आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का प्रेडिक्शन है। तो ओडिशा इकोनॉमी ने क्या किया, कोविड के टाइम पे भी उसका फिस्कल बजट रेस्पॉन्सिबल में सरप्लस था और एक हम सरप्लस पेट है उसके हिसाब से। तो इस बजट में क्या कुछ है, तो मैं शुरुआत करता हूं 2021-22 में 11.1% था। Now, Odisha can be the one of the brightest spot Indian economy which consists in higher economic growth, per capita income gap at national level, state level has been narrowed down। 31.6 से हम लोगों ने 11.7 का हमारा गैप जो है कैपिटा इनकम और नेशनल स्टेट लेवल में, वो ठीक दिखाता है कि स्टेट का कैपिटा इनकम सही दिशा में आ रहा है। तो इसके मतलब यही है कि क्या कैपिटा इनकम आपका राज्य का सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्षेत्र में कितना सहायता हो रहा है, इसको भी देखना जरूरी है। तो पहला चीज एग्रीकल्चरल बजट्स। आपको जैसे पता है ये एग्रीकल्चरल बजट्स 2015-16 से सेपरेट हुआ था जनरल बजट से, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को
ज़्यादा 2016-17 से फोकस कर रहे हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया, 24,829 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया, जैसे कि 2016-17 से 3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब उस टाइम पे 8,000 करोड़ लगभग था। इनमें चीफ मिनिस्टर का पहला वर्ड्स है, इट इज माई एंडेवियर दैट नॉट ए सिंगल पुअर मैन इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो खाने के मामले में या फिर एक मिनिमम फूड जो बास्केट्स होता है, फूड सिक्योरिटी के मामले में डिप्राइव्ड ना हो, यहाँ पर बिना खा के मर जाए। क्या सही है? सो फूड सिक्योरिटी एक्ट का रैंकिंग हिसाब से उड़ीसा को 2022 में 1 नंबर स्टेट दिया गया है। कैसे दिया गया मुझे पता नहीं, उसका क्या इंडेक्सेशन है यहाँ पे कोई ये नहीं है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया था, किस सिविल से आपने 1 नंबर हो गए। आप एक फूड सरप्लस स्टेट है, चौथा स्थान पर हो आप जब कंट्रीब्यूट करते हो फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में। कैसे 1 नंबर हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट को आप लोगों को सोचना जरूरी है। रिपोस्ट ऑफ पेडी प्रोक्योरमेंट शुड बी ऑन द ग्राउंड द लास्ट 2 decades have tremendously increased। हमने 4 सबसे ज्यादा यानी 4 लार्जेस्ट स्टेट हैं, यूपी पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल के बाद 2000 करोड़ सा रिजर्विंग फंड्स टू यूटिलाइज द पेडी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। क्योंकि जो सेंट्रल स्टेट के भी है, वो जो पेडी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एफडीआई करता है या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, जो एफसीआई करता है, उनमें से कुछ गैप्स आ गया कि गवर्नमेंट चाह रहा है कि आप लोग का कोटा जितना है हम इतना ले पाएंगे। तो इसी के कारण 2000 करोड़ का फंड उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्पेशली अरेंज किया है, इसको एलोकेट किया है उड़ीसा स्टेट ओसीसीएससी करने के लिए। आपको पता है कि कालिया योजना हुआ था ठीक इलेक्शन से पहले, 2019 के पहले जनवरी में 18-19 में। तो इसके लिए 18.69 लाख फार्मर्स लैंडलेस बेनिफिट्स होंगे। इसके लिए 1,807, मुझे लगा ये थोड़ा कम हुआ है, इसमें 3,000 से ऊपर फंड होना चाहिए, क्योंकि आप अभी तक भी कालिया योजना का लैंडलेस वालों को पैसा नहीं मिल रहा है सही से, या फिर मार्जिनलाइज फार्मर को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता है कि उड़ीसा में ज्यादातर मार्जिनलाइज और लैंडलेस फार्मर 75% है। एक OUT into सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड सेट ग्लोबल बेंचमार्क इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन 166 करोड़ रुपया इसको ग्रांट किया। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी OUT जो भुवनेश्वर में है, एक रिसर्च सेंटर नहीं हुई। पश्चिम उड़ीसा में आपको पता है ज़्यादा धान उगाया जाता है बरगढ़, उसके बाद होता है कालाहांडी में। बरगढ़ यानी कालाहांडी में इसका एक बड़ा रिसर्च सेंटर है, मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, लेकिन एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए था, इसमें कोई प्लान नहीं है। जो इसका हॉर्टिकल्चर में 381 करोड़ का प्रोविजन है। सोशल हेल्थ मैनेजमेंट फार्मर का ऑर्गेनिक फार्मिंग के 2 लाख सेक्टर्स है। हम लोग आज एक गरीब किसान के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कैसा है, क्यों होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड लेवल पे, जो गांव में देहाती में जो वर्कर हैं, एग्रीकल्चर एओ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, या फिर जो उनका कुछ NGOs है या फिर ग्रासरूट लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो लोग आते नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझाने के लिए। ये आजकल एक इलीट क्लास का फार्मिंग होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। वो तो ट्रेडिशनली तो कुछ नहीं था, लेकिन आजकल ज़्यादा उसका डिमांड आ रहा है। और इसको हम कैसे मार्केट में लिंकेज करें, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होता है, हम इंडिया मार्केट में उसको सही तरह से बेच नहीं पाते, तो आउटसोर्स ऑफ इंडिया आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। इसके लिए कोई प्रावधान ग्रास रूट लेवल में नहीं है, सिर्फ नाम का है कि 2 लाख सेक्टर को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म मैकेनिज्म हैज बीन अवार्ड ऑन द फोकस पॉइंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 388 करोड़। पॉपुलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंपैक्ट ऑफ डीजल पंप सेट, तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, आप डीजल पंप सेट के लिए पैसा दे रहे हैं। मुझे समझ में आप सोलर पंप सेट करवाना चाहिए था इसमें, पता नहीं, ये थोड़ा मुझे लग रहा नहीं कि ये सही पॉइंट है। जल निधि स्कीम, सौर जल निधि, इसके लिए यही पंप सेट देने के लिए भी 250 करोड़ का प्रावधान है। 306 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ऊपर है। 52 करोड़ रुपया आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। हाँ, 367
करोड़ रुपया खर्च होगा वीमेन एम्पावरमेंट एग्रीकल्चरल फार्मिंग के लिए। मैं फिर एग्रो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं जानता हूँ काफ़ी बड़ा अच्छा स्टेप है उड़ीसा गवर्नमेंट का कि भाई हमने इतना रुपये की एग्रीकल्चरल वीमेन को इन्वर्ट करो और उसको कैश क्रॉपिंग में यानी कि जो क्रॉप आएगा बिना हमने जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो हैबिट्स है, कल्चर है एग्रीकल्चर, जैसे धान है, धान का खेती करते हैं, उसको फूड प्रोडक्शन डाइवर्सन करके हमने क्रॉप डाइवर्सन करके, जैसे अदरक हो गया, कॉटन तो ऐसे भी है, और नई नई चीज़ें हो गया जो हम प्रोड्यूस कर सकते, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते दूसरे स्टेट को, इसके लिए प्रावधान दिया गया। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ग्रास रूट लेवल में नहीं हो रहा है, नई स्कीम नहीं है, पहले से भी था। उसके ऊपर एक ओडिशा का जैकफ्रूट मिशन, इसको हिंदी में प्रॉपर वर्ड क्या मुझे नहीं पता, जैकफ्रूट जो होता है खाने के लिए, वो 9 करोड़ का प्रावधान दिया गया। इरिगेशन और वाटर वैली मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी मैनेजमेंट, जब से हमने सुन रहे हैं कि पिछले 5 साल से सरकार बोल रही है कि मैं 35% जल सेचन खरीफ ऋतु में या फिर खरीफ सेशंस में पूरे ओडिशा में करवाएंगे, लेकिन अभी तक वो एक स्लोगन रह के गया है। जल सेचन करने का जो बेसिक टेक्निकलिटीज यही है कि आप जिसमें बैरेज बना रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा चेक डैम बना रहे हैं, उस चेक डैम का पानी कन्वर्जन जो हो रहा है खेती तक, वो पहुंच नहीं पा रहा है। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो पुअर लेवल काम कर रहा है, यहाँ पे पानी पहुंच नहीं रहा है, और पहुंचने के बाद स्टोरेज होने के बाद पानी डाइवर्जन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक पुअर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर पुअर काम हो रहा है सारे बैरेज में। खरीफ में ही पानी नहीं आ रहा, आप रबी सेशन को छोड़ दीजिए, खरीफ में बारिश में होता है, बारिश के टाइम अगर पानी चेक डैम में नहीं रहेगा, डाइवर्जन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मिसमैनेजमेंट होता है, कोई पानी छोड़ जाता है ज़्यादा, कोई पानी ज़्यादा कर लेता है। मेरा भी ये एक सुझाव है कि भाई, मैंने बोला था उड़ीसा गवर्नमेंट को, सीएम में बोला था कि आप जितने भी ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हो, क्रॉसिंग ब्रिजेस बना रहे हो, वहाँ आप उसको चेक डैम में कन्वर्ट करो। ये प्रोसेस शायद कर रहे हैं। हमारा स्टडी सर्किल है कि IITs मद्रास, IISc बम्बई को बुलाइए, वो स्टडीज करिए कैसे हमने, क्योंकि ब्रिजेस के पास पानी होगा, पानी के पास खेती है ही है, आप उसको कन्वर्ट करो, पैसा भी खर्च कम होगा और काम भी हो जाएगा, आपको लैंड एक्विजिशन भी नहीं करना पड़ेगा, या फिर लोगों को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। ये एक अच्छा प्लान होता है अगर इंडिया या फिर पूरे भारत में अगर इसको किया जाए। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और रिवर को इंटीग्रेट करना बोलने से शायद नहीं होता, एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, सारी जगह नहीं, लेकिन बहुत जगह हो सकता है। गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पहले से हुआ है 2020 से, ये डायमीटर अप टू 11 फीट का वो पाइपलाइन दिया जाएगा, और एजुकेशन रिकॉर्ड खरीफ के लिए इतना हेक्टर। फर्दर लोअर सुखतेल, ये मेरी एरिया का है, कोलाहांडी मेरे पास, घर के पास है, 4-5 किलोमीटर दूर में है ये सुखतेल रिवर का प्रोजेक्ट ये। लेकिन इसमें प्रोजेक्ट यही आएगा, ये अपलिफ्टिंग इरिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कैनालिंग पाइप इरिगेशन नहीं होगा तो ये पानी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे रिवर्स है, नदी है, और खेती जहाँ पे है, ये अपवर्ड स्ट्रीम में ज़्यादा सरके पे है। आनंदपुर बैरेज, काफी बैरेज का नाम, जितने बैरेज है और जो प्रोविजन किया गया बैरेज को, मेंटेनेंस सही से हो नहीं पा रहा है, वो एक्सपर्ट टीम जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करना चाहिए, और जो विलेज कम्युनिटी है या फिर पंचायत कम्युनिटी, ब्लॉक कम्युनिटी है, वो उसको मैनेज करने के लिए वो सही से हो नहीं पा रहा है, पानी उनको भी नहीं मिल रहा है। Water conservation to meet the ever increasing demand for the water, our government announced a scheme for construction of in-stream storage structures across various rivers 2025, 30 stream storage ये हुआ है, another 20 stream storage structure post to taken up, including at the खड़ागांव कंधमाल पार्वतीगिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के भी काम यहाँ पे 500 करोड़ दिया गया। डीप बोरवेल कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए प्रोविजन है, लेकिन ये सब जो 5 लोग के लिए बना है, 1 लोगों का भी काम नहीं है पर है रूरल एरिया में, क्योंकि जो काम उड़ीसा में जो इलिट फार्मर है, जिनके पास पैसा है गाँव में या फिर थोड़ा बहुत सेमी अर्बन एरिया में, वो ये सब स्कीम का अवेल कर पा रहे हैं, ले पा रहे, लेकिन इनको पास पता नहीं है करना, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन यूँ करनी पड़े, जो ग्रास रूट लेवल में NGOs हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो प्रॉपरली इनको अवेयर कर नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इरिगेशन के ऊपर हो गया, काफ़ी इरिगेशन के लिए प्लान दिया गया है, कैनाल लाइनिंग, स्ट्रीम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम,
30 करोड़ ऑफ गो वाटर प्रोग्राम, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ प्रावधान नहीं है। उड़ीसा में भी बारिश होता है बारिश के टाइम में, लेकिन आप हर छात के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टमेंट किया जाता, उनको स्टोरेज किया जाता। आप जैसे तमिलनाडु देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, इसका कोई प्रोविजंस नहीं है। तो ये अच्छा होता है, इसके ऊपर कोई पूरा गवर्नमेंट ने साइलेंट हो गया। ऐसे प्रोग्राम स्कीम हुआ है नाबार्ड को जोड़ने के लिए, क्रेडिट देने के लिए 2% सब्सिडाइज लोन, इसको ज़्यादा करना था, 836 करोड़ कर लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा में ये 600 करोड़, इसका एक बहुत प्रॉब्लम है ऑपरेशनल में। प्रधानमंत्री बीमा योजना में 600 करोड़ जो प्रावधान दिया गया है, उसका कोई रियलिटीज नहीं है, उसका कोई आउटपुट, इतना सोर्सेस नहीं आ पा रहे। इसको चेंजेस करना जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेशन फंड ऑफ एक्सपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट कोऑपरेटिव टू मार्केटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन पैडी क्रॉप्स, मतलब ये बहुत जरूरी था, लेकिन हो नहीं पाया। जैसे कॉटन हो गया, पल्सेस हो गया, मिलेट्स हो गया, गवर्नमेंट ने मिलेट मिशन के लिए काफी काम किया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा इशूज है। 134 ब्लॉक में 90 डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग हैज बीन एक्सटेंडेड 177 ब्लॉक्स पेड ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट टू कमिंग 2023-24 के लिए। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर द इंटरनेशनल फेयर ऑफ द मिलेट ओडिशा, मतलब प्रमोट टू द मिलेट मिशन। हमने मिलेट के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ज्यादा काम और स्कोप देना जरूरी है, ये भी मैं मानता हूं। फिशरीज के लिए और 1700 फिशरीज और पिसीकल्चर के लिए 1769 करोड़ का ये पैकेज दिया गया है। तो मेरी डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट बात है कि लाइफ स्टॉक सेल्स, डिजीज कंट्रोल, ये सब दिए गए हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ब्लू रिवोल्यूशन का बात हो रहा है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के लिए यहाँ पे इतना प्रोविजन नहीं दिया गया जो शायद देना चाहिए था, क्योंकि अभी तक भी उड़ीसा सरकार का ये स्लोगन रहेगा कोल्ड स्टोरेज हर ब्लॉक्स में बनाएंगे। बहुत कम कोल्ड स्टोरेज है, जो कांग्रेस के टाइम में था कोल्ड स्टोरेज बना था, अभी तक कोल्ड स्टोरेज कोई नया ऑपरेशनल नहीं हुआ है 5-6 को छोड़ के। तो कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटीज और गांव के खेती का जो चासी है वहां से उसका प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचने का दायित्व सरकार को लेना पड़ेगा। ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ उड़ीसा गवर्नमेंट को, उसका मिनिस्टर्स को भी और खुद चीफ मिनिस्टर को। कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट हमको डिफरेंट वे पे सोचना पड़ेगा। जो आना बोली है लाइन इलेक्ट्रिसिटीज का, ये इसको सही जगह में रखने का, चार्जिंग करने का, मतलब चार्जिंग मतलब फी पे करने के लिए, क्योंकि चाची वहां पे जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो जो इशूज एरिया मुझे जहां बड़ी तौर पे लग रहा है कि हमने एक अच्छा स्ट्रक्चर ठीक ठाक बनाया, लेकिन स्ट्रक्चर्स को फंक्शनलाइज करने में एनाबलिज है, क्योंकि ग्रास रूट में इतना काम नहीं हो पा रहा है। हमने 4 या 5 बार किसी कर्बन अवार्ड पाए हैं सिर्फ पेडी के प्रोडक्शन में विद इन आवर कैटेगरीज में, मतलब 3 स्टेट के कैटेगरीज में। बड़े बड़े स्टेट जो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं वहां पे नहीं। कालाहांडी के बाद में बोलूँ, कालाहांडी में प्रोडक्शन काफी होता है कॉटन्स का या फिर पेडी का। यहाँ इतना कॉटन के लिए डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बैकवर्ड और आगे पीछे से आगे से जोड़ने के लिए कुछ अलायंस फैक्ट्रीज एमएसएमई के थ्रू करने के लिए फंड्स नहीं दिया गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और एक चास और फार्मर को एक डिसेंट लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ और एक प्रोफेशनल करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोफेशनलिज्म विकास करने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसको भी सोचना चाहिए कि मैं क्यों चास काम करूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों चास करूं। लोगों का मन वहां से उठ रहा है। और हमने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हम अपनी कॉर्पोरेट फंड से कुछ देने के, वो 500 रुपया दे के 3000 कर देना चाहिए या फिर 1000 रुपया दे के, वो नहीं हुआ है। जो इसका असर पड़ सकता है बीजेडी को अपने आगे वाले निर्वाचन लड़ाई में। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि बजट दिखने में लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ऑपरेशन में प्रॉब्लम है। जैसे 5-6 एरियाज में काम करना चाहिए था, न्यू एरिया कल्चर डाइवर्सन में ज्यादा फंड नहीं दिया गया, कोल्ड स्टोरेज रिपेयरिंग बनाने में पैसा दिया नहीं गया, कॉटन इंडस्ट्रीज, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, अलाइड इंडस्ट्रीज बनाने में कोई पैसा दिया नहीं गया, फार्मर डिग्निफाइड ट्रेनिंग, सेल्फ प्रोफेशनलिज्म करने के लिए पैसा का प्रावधान नहीं है। तो इस 5-6 इलाके, फिर वुमेन सेंट्रिक फार्मर को ज्यादा देने के लिए पैसा नहीं है, इसको हमको दोबारा परखना चाहिए। तो आज जैसे उनका स्लोगन था, मैं पढ़ ले रहा हूं, कृषि सीना संसार रे सभ्यतार मूल, कृषि एका सकाल जीवन चूल, मतलब
चास और चासे के बिना, फार्मिंग और फार्मर्स के बिना संसार शायद इतना आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है, लेकिन स्लोगन नहीं, कहीं स्लोगन ना रह जाए। थैंक यू सो मच।